हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू आपका आता है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम लोग काफ़ी प्रकार की जानकारियाँ तो जुटा करके चलते हैं, लेकिन हमने भी कई बार आपको गाइड करने का प्रयास किया होगा और आपने भी अपने आप को अपनी ओर से ही गाइड करने का प्रयास किया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में वर्तमान में जो भी जानकारियां हमारे पास हैं उनका आधार लिखित साक्ष्य है नहीं। अगर हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में जो भी जानकारियां हमारे पास वर्तमान समय में हैं, अगर उनका मुख्य आधार लिखित साक्ष्य होता तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी वेरी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मानी जाती हैं। अब रहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो भी जानकारियाँ हम लोग जुटा पा रहे हैं या वर्तमान समय में जो भी जानकारियाँ अपना प्रस्तुतिकरण हमारे समक्ष करके चल रही हैं, हमारा सारा आधार किस पर बन रहा है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बन जाता है, यानी कि हिंदी में पुरातात्विक साक्ष्यों पर बन जाता है। और आप लोग भली बात जानते होंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास को जानने के क्रम में वेरी टिपिकल एविडेंसेस माने जाते हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर से जो भी जानकारियाँ हमारे सामने आती हैं वो जानकारी कभी स्थायी प्रकृति की होती नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आप उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे तो नई प्रकार के जो आपके एविडेंसेस हैं आपके सामने आते रहते हैं, और जो नए प्रकार के एविडेंसेस आपके सामने आते रहते हैं वो अपना टकराव किसके साथ कराते हैं? जो पुराने वाले एविडेंसेस हैं उनके साथ अपना टकराव कराते हैं। तो जानकारियाँ कई बार क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में एक चर्चा ऐसी रह जाती है जो प्रारंभिक परीक्षा में तो खैर आती ही आती है, लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर ये सवाल आता है तो इस सवाल को लिखने का तरीका क्या होगा, या इस सवाल को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, या इस सवाल के अंदर किस प्रकार की कैलकुलेशंस आपको करनी है, तो वो सारी बातें आज की कक्षा और चर्चा के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। और हम आपको शुरुआत में ही बता रहे हैं, देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर डिपेंड होकर के सारा मामला है, और ये जो पहलू आपको समझना है ये पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होकर के भी आपको समझना है, और थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, अपने माइंड को भी थोड़ा कैलकुलेटिव मोड में अप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कहते रहते हैं कि विद्यार्थी की अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है। अगर विद्यार्थी अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का प्रयोग नहीं करेगा तो बातों को बार बार रटना पड़ेगा। इससे अच्छा ये कि आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को पहचानें, उसका प्रयोग करें, बातों को रटने का प्रयास ना करें, अपने कॉन्सेप्ट क्या करें, बिल्डअप करें। तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक पक्ष है, या हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक परिदृश्य है, या हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक पहलू है, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये कई बार आपकी प्रारंभिक परीक्षाओं में भी टकराता है और कई बार आपकी मुख्य परीक्षाओं में भी टकराता है। तो असल में यहाँ आपको क्या क्या बता के चलना पड़ेगा, शुरुआत में मैं कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, मामला भले ही पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होकर के व्यवहार कर रहा है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बता के चलना पड़ेगा, और जो यहाँ पर आप बातें करेंगे इन बातों पर आधारित होकर के सवाल पनपते हैं, उन सवालों को आपको किस प्रकार से अप्रोच करके चलना है वो बातें आपको वहाँ पर क्या बता करके चलनी पड़ेंगी। एक बात आपको यहाँ पे बता के चलनी पड़ेगी कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष में हम व्यापारिक वर्ग को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं, ये बात समझ लेना। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष में हम लोग व्यापारिक वर्ग को ही प्राथमिकता क्यों देके चलते हैं, ये बात आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको प्रमाणित करके आना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष में हम पुरोहित वर्ग को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं, और ये भी बात आपको लिख करके नहीं आनी पड़ेगी, इस बात को भी क्या आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। एक पुरातात्विक विद हैं जिनका जिक्र अभी हम करेंगे कक्षा में, उन्होंने ही कहा था, केवल एकमात्र आर्कियोलॉजिस्ट आपको दिखाई पड़ते, केवल उन्होंने ही कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष के संदर्भ में अगर किसी वर्ग को आप सर्वाधिक प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आपको पुरोहित वर्ग को दे देनी चाहिए। हमको उनका खंडन करना है, खंडन करने के तौर तरीके क्या होंगे उनको आज की क्लास का विषय हमने बनाया है। तो ऐसा नहीं होता साथियों कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी सवाल है और सवाल को आप जाने अनजाने में या इन अ वेरी एब्सर्ड वे आप उसको अटेम्प्ट करने की बात करेंगे, आंसर तो आपके गलत हो सकते हैं, लिखने का पैटर्न आपका बिगड़ सकता है। इसलिए सीक्वेंसेस बनाने स्टार्ट करो। जब तक आप सीक्वेंसेस डेवलप नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है।
और किसी भी सवाल को अप्रोच करने के तौर तरीके क्या होते हैं। अब देखिए, हमने 3 तरीके आपको बता दिए, और ये 3 तरीके जब आप यहाँ क्लास में डिस्कस करके चलोगे तो हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक पक्ष चाहे प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामना करे, चाहे मुख्य परीक्षा में आपका सामना करे, ईश्वर की कृपा से आप लोग हार का सामना नहीं करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको ये बताना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष से आप क्या समझते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष का मीनिंग आप क्या लेके चलेंगे। तो हमको ये लगता है कि आपको शुरुआत में क्या क्या बातें करनी चाहिए। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि आपने मुख्य विषय वस्तु क्या बनाई है, हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा जो आपका सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप डिस्कस करना चाहते हैं, यानी कि इसका राजनीतिक पक्ष आप लोग क्या है डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमेशा इस तरह के जो आपके कंट्रोवर्शियल इशू होते हैं उनके बारे में आपको शुरुआत में सावधानियां लेकर के चलनी होती हैं कि आप किस किस प्रकार की सावधानियां यहाँ पर लेकर के चलोगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी आपको हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष को अप्रोच करना हो तो सबसे पहले तो आप ये सीखेंगे कि आपको यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य जैसी व्यवस्था की कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। आज तक कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जो आपको ये बताने का कार्य कर रहा हो कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष में वहाँ के लोगों ने राजा जैसी व्यवस्था को अपनाया, तो राज्य जैसी व्यवस्था को अपनाया, तो राज्य जैसी व्यवस्था को आप लेकर के नहीं चलेंगे। साथ ही साथ क्या है, आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर जो किंग जैसा कॉन्सेप्ट है यानी कि राजा जैसी जो व्यवस्था है ये भी आपको यहाँ पर लेकर के नहीं चलनी है। तो शुरुआत में 2 प्रकार की सावधानियां आपको यहाँ पे बरतनी पड़ेंगी। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष को अप्रोच करते हुए ना तो आप राज्य जैसी व्यवस्था को जोड़ के चलेंगे और ना ही आपको राजा जैसी व्यवस्था को जोड़ के चलना है। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष को अप्रोच करते हुए आप क्या क्या नहीं करेंगे। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे अब ये कहनी पड़ेगी कि आपको अधिकारों पर कोई चर्चा नहीं करनी है। आपको अधिकारों पर यानी कि जो राइट्स हैं, अधिकारों पर आपको कोई भी प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पे करके नहीं चलना है। साथ ही साथ जैसे आप इसको भी आधार बना सकते हैं, स्वतंत्रता पर आपको कोई भी डिस्कशन करके नहीं चलना है। समानता जैसे मूल्य पर आपको कोई भी डिस्कशन करके नहीं चलना है, और न्याय यानी कि जस्टिस जैसे मूल्य पर भी क्या है आपको कोई डिस्कशन करके नहीं चलना है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ, रटाने का मेरा कोई वो नहीं है। देखो, अगर राज्य जैसी व्यवस्था को आप जोड़ते और राजा जैसी व्यवस्था को आप जोड़ पाते तो फिर इस प्रकार की जो वैल्यूज हैं इन पर आपको डिस्कशन करना पड़ जाता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष को जब कभी भी आप लोग डिस्कस करेंगे तो अप्रोच करने का वेरी साइंटिफिक वे क्या होगा, तो अप्रोच करने का वेरी साइंटिफिक वे आपका ये बन जाएगा जब आपने इन दोनों को मना कर दिया। मेरी बात समझो, जब आपने इन दोनों को मना कर दिया कि भाई हम आपको साथ लेकर के नहीं चलने वाले हैं, जब आप इन दोनों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो अधिकारों पर आप कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन पर आप कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कभी भी आपकी परीक्षा में, खास तौर से प्रारंभिक परीक्षा में, वो सवाल बना देता है कि निम्न कथनों पर विचार करो और विचार करवाता है इस प्रकार की वैल्यूज के रिगार्डिंग, तो मेरे प्यारे साथियों ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, एरर्स माने जाएंगे। ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, एरर्स माने जाएंगे। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है हम उसी के माइंड को थोड़ा कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपकी यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या, सावधानी। अब मामला क्या है, मामला ये है कि आपको देखिए बताना क्या है, आपको असल में ये बता के चल रहा है कि जो मान लीजिए मैंने क्या लिखा, अगेन हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार के जो वैल्यूज हैं उन पर आपको कोई डिस्कशन करके नहीं चलना है। तो फिर डिस्कशन आना कहाँ है, डिस्कशन आना कहाँ है, तो एक लाइन हम आपको देना चाहेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो आपका राजनीतिक पक्ष है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो आपका राजनीतिक पक्ष है, जो रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसमें आपको ये बात प्रमाणित करके चलनी है, उसमें आपको ये बात प्रमाणित करके चलनी है कि हड़प्पा वासियों पर आने वाला कंट्रोल, यानी कि हड़प्पा वासियों के व्यवहार को, आप ऐसा लिख सकते हैं, हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित करना, हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित करना, हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित करना। अब देखो लाइन से लाइन जोड़ना सीखो। अगर हम आपको ये बता पा रहे हैं कि हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित करना हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष का रियल मीनिंग है, तो अगर व्यवहार को नियंत्रित किए जाने की बात आ रही है तो अब यहाँ से ही आपके नेक्स्ट विंडो ओपन हो जानी चाहिए, और नेक्स्ट विंडो ओपन होगी
तो बिल्कुल वहीं से सब कुछ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर व्यवहार को नियंत्रित किए जाने का मतलब है तो इसका मतलब क्या है कि व्यवहार से खतरा रहा होगा। इसका मतलब क्या है? व्यवहार से खतरा रहा होगा, व्यवहार से खतरा रहा होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहां पर, है ना। तो ये शुरुआत में हमने आपको सावधानियां बताने का कार्य किया है। आप बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही आज की क्लास में आपको बता दिया सारा मामला जो डिपेंड है किस पर है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर है। तो कुछ हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का भी सहारा लेके चलेंगे, और बार बार आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस पुरातात्विक विधि के अनुसार, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास में ना तो आप किसी इतिहासकार के नाम का जिक्र कर सकते हैं और ना ही आप किसी पुरातात्विक विधि का जिक्र कर सकते हैं। यहां आपको करने का मौका मिल भी जाता है ना। वो जो आपका एग्जामिनर है या जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है वो इस बात को समझ के चलेगा, क्योंकि यहां तो एक पुरातात्विक विधि का लास्ट में आकर के आपको जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आप सावधानियां लेकर के किस प्रकार से चलेंगे वो हमने आपको बताया है। आज के बाद जब कभी भी आप लोग हड़प्पा सभ्यता के और राजनीतिक पक्ष को डील करने की बात करेंगे तो सावधानियां आपको कैसे लेकर के चल रही हैं और सही मायने में आपको यहां पर क्या प्रमाणित करके चल रहा है। तो आप केवल इतना ही प्रमाणित करके चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के और राजनीतिक पक्ष का सही मतलब यह हो जाता है कि हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शक्ति। और अगर हमने कहा कि हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शक्ति, तो वहां से नई जो आपके लाइन है उसको जोड़ दो। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा वासियों के व्यवहार से खतरा रहा होगा। अब अगर ये जान पाते हैं कि हड़प्पा वासियों के व्यवहार से खतरा किस विषय वस्तु को रहा होगा, तो तमाम प्रकार के विंडोज अपने आप ओपन हो जाती हैं। तमाम प्रकार के विंडोज अपने आप ओपन हो जाती हैं, है ना। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपसे रफली ये पूछे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हमने आपसे क्या कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर मुख्य विशेषता कोई आपसे पूछता है रफली, हड़प्पा सभ्यता का अगर कोई मेन फीचर आपसे पूछने की बात करता है, अगर हड़प्पा सभ्यता का मेन फीचर आपको बताना पड़े कि भाई हम तो ये कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो आपका मेन फीचर है उसमें आप कहाँ जाएं, उसमें आप टाउन प्लानिंग की ओर जाएं। उसमें आप कहाँ चले जाएं? उसमें आप टाउन प्लानिंग की ओर चले जाएं। और ये जो आपका टाउन प्लानिंग है इसी के साथ जोड़ दें, इसी के साथ जोड़ दें क्या? खतरे का धरातल। इसी के साथ जोड़ दें क्या? खतरे का धरातल। और ये जो आपके खतरे का धरातल जुड़ेगा ये किसकी ओर से जुड़ेगा? हड़प्पा वासियों के व्यवहार की ओर से, हड़प्पा वासियों के व्यवहार की ओर से, हड़प्पा वासियों के व्यवहार की ओर से, हड़प्पा वासियों के व्यवहार की ओर से। बन गई बात। तो रटना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपसे रफली भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का मेन फीचर आप क्या बता के चलेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता का तो मेन फीचर होगा आपका टाउन प्लानिंग ही होगा, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें हैं बाकी जो भी चीज़ें हैं वो टाउन प्लानिंग के अंदर ही कैलकुलेट की जाती हैं। तो मेन फीचर जो आपको यहाँ पे बताना है टाउन प्लानिंग बता के चल रहा है, और टाउन प्लानिंग के साथ ही आप क्या जोड़ दें? खतरे का धरातल आप जोड़ दें। और खतरे का धरातल आप किसकी ओर से जोड़ेंगे? तो आप हड़प्पा वासियों की ओर से जोड़ेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको बहुत ही पॉजिटिव एक कमेंट देना चाहेंगे। अगर ये आपके ग्रिप में हमेशा रहेगा तो इस विषय वस्तु को समझाने में आपको किसी को परेशानी का भाव कभी भी नहीं होगा। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका कृषि उत्पादन है, एक फार्मूला बनाते हैं, हम हमेशा बनाते रहते हैं, जो कृषि उत्पादन है, तो ये कहा जाता है कि कृषि उत्पादन जो है वो व्यापक पैमाने पर हुआ। अगर मैंने एरो ऊपर की ओर बनाया तो इसका मतलब क्या होगा? कृषि उत्पादन व्यापक पैमाने पर हुआ। अच्छा, एक बात और समझ के चलो कि ये जो आपका कृषि उत्पादन व्यापक पैमाने पर हुआ, ये कहाँ पर हुआ? तो ये हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण परिवेश में हुआ है। याद रखना, हम हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो आपका प्रोडक्शन है वो नगरों में नहीं होता है, बल्कि कहाँ पर होता है? ग्रामीण परिवेश में हुआ। ये हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण परिवेश में हुआ। कृषि उत्पादन व्यापक पैमाने पर क्यों हो गया? क्योंकि रही क्या? इरिगेशन फैसिलिटी रही, या आप कह सकते हैं कि जो आपका सिंचाई सुविधा है, यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध रही। अब सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहने का सही मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो क्या है? वो नदियों के किनारे पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो हैं क्या हैं? वो नदियों के किनारे पाए गए। तो पहले तो ये बताओ आप, यहाँ पर इस पर अटैक करके दिखाएंगे हम अब थोड़ी देर में, या इसके साथ समानता जोड़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका कृषि उत्पादन हुआ वो हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण परिवेश में हुआ। कृषि उत्पादन व्यापक पैमाने पर क्यों हो पाया?
क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल क्या हैं, नदियों के किनारे पाए गए हैं। उन नदियों के किनारे पाए जाने वाली जो बात है, इसी को आप कहाँ जोड़ के चलेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी के साथ जोड़ के चलेंगे, सिंचाई सुविधा के साथ जोड़ के चलेंगे। अब जब कृषि उत्पादन आपका व्यापक पैमाने पर हो गया तो यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे, एग्रीकल्चर सरप्लस आप दिखाएंगे। दैट मीन्स हिंदी में आप क्या दिखाएंगे, कृषि अधिशेष आप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कृषि अधिशेष आप दिखाएंगे, है ना। यानी कि कृषि अधिशेष का मतलब ये होता है कि उस समय जो आपका कृषि उत्पादन हुआ होगा, उस कृषि उत्पादन में से जो आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग करना था, तो व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग आपने किया, लेकिन कुछ आपका शेयर क्या हो गया, बच गया। किसका, उत्पादन का। तो जो बचा उसी को आप क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर सरप्लस कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे, कृषि अधिशेष कहेंगे। हमने हमेशा कहा है कि अगर उत्पादन किसी भी मामले को लेकर हो, अगर अधिशेष आपको मिल जाता है तो ये आपको क्या बना देता है, महत्वाकांक्षी बना देता है। ये आपको क्या बना देता है, महत्वाकांक्षी बना देता है। यानी कि हड़प्पा वासियों ने इस अधिशेष को लेकर के वो क्या बने होंगे, महत्वाकांक्षी बने होंगे। महत्वाकांक्षी क्यों बने होंगे, उन्होंने इस अधिशेष को सेल आउट करने का प्रयास किया होगा, यानी कि क्या है, बेचने का प्रयास किया होगा। और अगर उन्होंने सेल आउट करने का प्रयास किया होगा तो उनको फिर किसकी आवश्यकता पड़ी होगी, यहाँ से बना लेते हैं, उनको फिर किसकी आवश्यकता पड़ी होगी, आंतरिक बाजारों की आवश्यकता पड़ी होगी। आंतरिक बाजारों की क्या है, आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है। तो ये जो आपके आंतरिक बाजार हैं, ये गांव में उस समय नहीं लगाए गए। गांव में केवल आपको क्या दिखा के चल रहा है, गांव में केवल आपको कृषि उत्पादन दिखा के चल रहा है। और कृषि उत्पादन के साथ इरिगेशन फैसिलिटी के ग्राउंड को आप लोग जोड़ के चलेंगे और ये बता के चलेंगे कि भी अधिकांश जो आपके स्थल हैं वो क्या है, किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए हैं। इस कारण कृषि उत्पादन व्यापक पैमाने पर हुआ। व्यापक पैमाने पर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कृषि अधिशेष पैदा हुआ। कृषि अधिशेष ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को महत्वाकांक्षी बनाया होगा और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने ही कृषि अधिशेष को सेल आउट करने का प्रयास किया होगा। उनको बाजारों की नीड पड़ी होगी, तो बाजार उन्होंने कहाँ लगाए, बाजार लगाए नगरों में। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जब आप टाउन प्लानिंग को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो टाउन प्लानिंग को इतनी मजबूती के साथ बनाया गया ताकि नगरों में जो आने वाले व्यापारी हैं उनको आए दिन क्या है, अनावश्यक असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो ये जो आपके आंतरिक बाजार लगे, ये कहाँ लगे, ये नगरों में लगे। और आंतरिक बाजार जो हैं, अगर हम ये कहें कि आंतरिक बाजारों ने अच्छे से काम किया होगा तो फिर अगला सीक्वेंस क्या बनेगा, आंतरिक व्यापार। इन आंतरिक बाजारों ने ही क्या है, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया होगा। और ये कहावत है कि अगर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में आंतरिक व्यापार बढ़िया हो जाता है तो उस भौगोलिक क्षेत्र का क्या है, बाह्य व्यापार क्या है, बढ़िया हो जाता है। बाह्य व्यापार क्या है, बढ़िया हो जाता है। तो ये जो पूरा फार्मूला हम आपको बना के दिखा रहे, इसी पूरे फार्मूले ने किसका जनरेशन उस समय कराया, हड़प्पा सभ्यता के मेन फीचर का, यानी कि टाउन प्लानिंग का। अब बात को समझ जाओ, क्यों कहा जाता है, क्यों हर कोई ये क्यों कहने की कोशिश करता है कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष में अगर आपको किसी वर्ग को प्राथमिकता देकर के चलना है तो आप प्राथमिकता किसको देकर के चलेंगे, व्यापारिक वर्ग को। तो व्यापारिक वर्ग को ही प्राथमिकता क्यों देकर चलेंगे, क्योंकि अगर आपने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता का तो मेन फीचर है टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग को खतरा है किससे, हड़प्पा वासियों के व्यवहार से। इस नाते हड़प्पा वासियों के व्यवहार को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में एक ताकतवर वर्ग की आपको आवश्यकता थी, लेकिन वो ताकतवर वर्ग आप कहां से निकालेंगे, आप वहीं से निकालेंगे जो टाउन प्लानिंग या व्यापार को रेगुलेट कर रहा होगा। तो अब देखो, चाहे तो टाउन प्लानिंग को रेगुलेट करने की बात हो, चाहे व्यापार को या इस आर्थिक व्यापार को रेगुलेट करने की बात हो, तो सारा खेल कहां जाएगा, व्यापारिक वर्ग की ओर जाएगा। और यही वजह है, हम दोबारा अपनी बात को रिपीट करना चाहेंगे कि हर कोई ये कहने की कोशिश करता है कि भैया मोस्ट प्रीफर्ड क्लास जो होगा वो क्या होगा, आपका ट्रेडिंग क्लास होगा। क्योंकि मामला चाहे टाउन प्लानिंग का हो या मामला चाहे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक व्यवहार का हो। देखो, टाउन प्लानिंग को आप हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक व्यवहार से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर ये फार्मूला आपका टूटता है तो टाउन प्लानिंग भी टूटेगा, और अगर ये फार्मूला बना रहेगा तो टाउन प्लानिंग भी बना रहेगा। इसलिए अगर हड़प्पा वासियों के व्यवहार को रेगुलेट किए जाने का मामला आप जोड़ते हो कहां पर, हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, तो मोस्ट प्रीफर्ड जो आपका क्लास बनेगा वो बनेगा व्यापारिक वर्ग।
अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपकी परीक्षा में सीधा सवाल ये आपसे पुटअप किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक पक्ष है वो निम्न में से किस वर्ग के हाथ में था, यानी कि सवाल में अगर किसी इतिहासकार का जिक्र ना हो, सवाल में यदि किसी पुरातात्विक विद का जिक्र ना हो, तो हर हाल में आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? व्यापारिक वर्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सारी बातें सीक्वेंस में आपके सामने रखी दी हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कई बार ये हो जाता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट आपके सामने आते हैं, उनका नाम क्या है? स्टुअर्ट पिगट है। उनका नाम क्या है? स्टुअर्ट पिगट है। तो कई बार जो आपका एग्जामिनर है वो स्टुअर्ट पिगट को क्या है, आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा कैलकुलेट करवा लेता है और ये पूछता है कि भैया ये बता दो कि स्टुअर्ट पिगट के अनुसार क्या है। तो अगर स्टुअर्ट पिगट की बात करेंगे, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक पक्ष है उसके संदर्भ में अगर आप किसी वर्ग को मोस्ट प्रीफर्ड क्लास के रूप में लेकर चलेंगे तो पुरोहित वर्ग को आप लेकर के चलते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा में सवाल है कि स्टुअर्ट पिगट ने क्या बताया, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहिता क्लास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मुख्य परीक्षा में लिखना पड़ जाएगा तो आप ये सारी बातें लिखेंगे और व्यापारिक वर्ग को प्राथमिकता दे देंगे और स्टुअर्ट पिगट साहब को घेर लेंगे। घेरेंगे कैसे? घेरेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में आज तक एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है आपको, या किसी भी स्थल से आज तक एक भी ऐसा साक्ष्य आपको नहीं मिला है जो ये बताने का कार्य कर रहा हो कि हमें मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनना। अगर हम स्टुअर्ट पिगट की बातों को मान लें और हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष के संदर्भ में मोस्ट प्रीफर्ड क्लास किसको लेकर चले? पुरोहिता क्लास को लेकर के चले। तो भैया अगर पुरोहिता क्लास हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यवहार पर रेगुलेशन लाने का कार्य कर रहा था, तो अगर वो रेगुलेशन लगाने का अधिकार रखता है तो क्या वो अपने हितों को संरक्षण देने का अधिकार नहीं रखता? भाई मेरी बात समझो। अगर वो हड़प्पा वासियों के व्यवहार को रेगुलेट किए जाने का अधिकार रखता है तो क्या वो अपने हितों को संरक्षण दिए जाने का अधिकार नहीं रखता है? अगर वो अपने हितों को संरक्षण देता तो भैया मंदिरों के साक्ष्य तो हमको मिलते। ठीक है, कालीबंगा से यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य आपको मिले हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही, जिसको हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता आप कहते हैं, वहां का जो राजनीतिक पक्ष है वो पुरोहिता क्लास के हाथों में रहा और वहां से मंदिरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हमको लगता है कि स्टुअर्ट पिगट मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता की एक अनावश्यक समानता जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बातों को प्रमाणित करके क्यों नहीं गए? आप ये समझाने का कार्य कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष के संदर्भ में मोस्ट प्रीफर्ड क्लास पुरोहिता क्लास होना चाहिए। हम आपकी बात क्यों माने? हम आपकी बात तब मानते जब मंदिर का एक भी साक्ष्य प्राप्त होता। मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ ही नहीं है। इस नाते प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको इनके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ जाएगा? पुरोहित वर्ग आपको लगाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप सावधानियों का जिक्र करेंगे और सावधानियों का जिक्र करते हुए आप ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। फिर अगला डिस्कशन आपका यह हो जाना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष के संदर्भ में हम व्यापारिक वर्ग को ही प्राथमिकता क्यों देंगे। वहां पर ये ड्राफ्टिंग आपका पूरा सहयोग करेगी और बाद में आके आपको क्या है, स्टुअर्ट पिगट जैसे लोगों का आपको खंडन करके चलना पड़ेगा कि स्टुअर्ट पिगट ने कहा तो सही कि पुरोहिता क्लास के हाथों में रहा होगा हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक पक्ष, लेकिन आप खंडन ये कहते हुए बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। मेरी बातें समझो। तो बहुत ज्यादा सीधा व्यवहार आपको नहीं करना है। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, वो आपको अननेसेसरी क्या कंफ्यूज्ड करने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको सावधानियां भी बताने का कार्य किया और हमने आपको यह भी बताने का कार्य किया कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष का अर्थ आप क्या बताएंगे, व्यापारिक वर्ग को ही आप प्राथमिकता क्यों देंगे और स्टुअर्ट पिगट का खंडन आप किस प्रकार से करेंगे। ये सारी बातें अगर कंबाइंड फॉर्म में आप लेकर के चलते हैं तो ना तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में असुविधाओं का सामना करना होगा और ना ही आपको क्या है मुख्य परीक्षा में असुविधाओं का सामना करना होगा। बहरहाल आप वीडियो के माध्यम से जाएं, जानकारियां जुटाने का कार्य करें, संबंधित नोट्स भी आप बनाएं, लिखना भी आप सीखें। ठीक है, क्योंकि लिखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और लगातार आप मेहनत करते रहें। मोराल अपना बिल्कुल भी डाउन करके नहीं चलेंगे।
हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर व्यवस्थित तौर पर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की क्लास को और चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।